दोस्तों, किसी ने जुर्म किया है या नहीं, कानून की दुनिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप कोर्ट में क्या साबित कर सकते हैं। जहां अदालत में आंसू नहीं, सिर्फ सबूत देखे जाते हैं। आज की कहानी आपके दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलेगी, जहां आखिर तक ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि असली अपराधी कौन है और असली शिकार कौन। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं थ्रिलर फिल्म सिस्टम। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है रामनाथ नाम के एक लाचार आदमी से। वो कोर्ट में एक केस हार चुका है और जेल जा रहा है। वो अपने वकील मिस्टर श्याम से रोते हुए कहता है कि उसे फंसाया गया है, लेकिन उम्मीद और पैसे दोनों खत्म होने की वजह से वो जेल में ही सुसाइड कर लेता है। इसके बाद एंट्री होती है नेहा राजवंश की, जो एक सरकारी वकील है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेहा ने आज तक एक भी केस नहीं लड़ा है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। नेहा के पिता रवि राजवंश शहर की सबसे बड़ी और मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं, जिन्होंने पिछले 25 सालों में एक भी केस नहीं हारा है। रवि का मानना है कि उनकी फॉर्म में आने के लिए नेहा को लगातार 10 केस जीतने होंगे। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में एक स्टेनोग्राफर है, जिसका नाम है सारिका रावत। सारिका भले ही एक मामूली टाइपिस्ट है, लेकिन उसका कानूनी दिमाग किसी जज से कम नहीं है। घर पर सारिका की एक अपाहिज पति लक्ष्मण और एक होनहार बेटी कुसुम है, जिनकी जिम्मेदारी सारिका के कंधों पर है। नेहा को अपना पहला केस मिलता है एक हाई प्रोफाइल बार के मालिक जगदीश सिंह के खिलाफ, जिसके बार में पुलिस रेड के दौरान कोकीन मिली थी। जग्गी का चालाक वकील कोर्ट में दलील देता है कि बार के सीसीटीवी कैमरे खराब थे और जग्गी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। नेहा के पास कोई सबूत नहीं होता और जज उसे 2 दिन का समय देते हैं। निराश नेहा को रास्ते में सारिका मिलती है। बातों बातों में सारिका नेहा को एक बड़ा कानूनी दाव सिखाती है। अगले दिन नेहा कोर्ट में उसी दाव का इस्तेमाल करती है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का हवाला देकर साबित कर देती है कि सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर बंद रखे गए थे। जज जग्गी को 10 साल की सजा सुना देते हैं। नेहा अपना पहला केस जीत जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सारिका कोई आम औरत नहीं है। नेहा सारिका को ऑफर देती है कि अगर वो पर्दे के पीछे रहकर केस जीतने में उसकी मदद करेगी तो वो उसे हर केस की 20,000 रुपए देगी। सारिका पैसों की तंगी के कारण मान जाती है। इसके बाद दोनों की जोड़ी कमाल कर देती है और नेहा लगातार 9 केस जीत जाती है। अब उसे अपने पिता की फर्म ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक आखिरी केस जीतना है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा शौक लगता है। सारिका सिर्फ एक स्टेनोग्राफर नहीं है, वो पुलिस इंस्पेक्टर राठी के साथ अफेयर में है और अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। तभी शहर में एक सनसनीखेज वारदात होती है। मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इनाया कोठारी की उसके फ्लैट में लाश मिलती है, जिसे पुलिस मर्डर बताती है। शक की सुई जाती है विक्रम बजराल पर, जो रवि राजवंश यानी नेहा के पिता का सबसे पुराना और अमीर क्लाइंट है। बजराल को कोई अज्ञात शख्स उसकी कुछ सीक्रेट तस्वीरों के दम पर ब्लैकमेल कर रहा था। चीफ अहलावत ये मर्डर केस नेहा को सौंप देते हैं। जब रवि राजवंश को पता चलता है कि उनकी बेटी बजराल के खिलाफ खड़ी है, तो वो नेहा को केस छोड़ने को कहते हैं, लेकिन नेहा अपने सिद्धांतों पर अड़ी रहती है और अपने पिता का घर छोड़ देती है। कोर्ट का ट्रायल शुरू होता है। नेहा की तरफ से पुलिस दावा करती है कि बजराल इमरजेंसी सीढ़ियों से इनाया के फ्लैट में गया, उसका मर्डर किया और वापस आ गया, क्योंकि ग्लास पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। लेकिन रवि राजवंश कोर्ट में अपनी शातिर दलीलों से बजराल को आसानी से बेल दिला देते हैं। नेहा हार नहीं मानती। वो और सारिका मिलकर तफ्तीश आगे बढ़ाती हैं। नेहा को पता चलता है कि इनाया कोठारी कोई इतनी अमीर नहीं थी कि वो 4 करोड़ का फ्लैट खरीद सके। जरूर उसे बजराल ने मोटी रकम दी थी। नेहा कोर्ट से बजराल के पिछले कई सालों के बैंक स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने की मांग करती है। रवि राजवंश फंस जाते हैं और उन्हें कोर्ट की बात माननी पड़ती है। इसी बीच नेहा को एक अजीब पैटर्न दिखता है। जिन जिन अपराधियों को उसने पिछले 9 केसों में सजा दिलवाई है, वो सब पुराने ट्विस्टर बार केस से जुड़े हुए थे। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। नेहा कड़ियों को जोड़ते हुए मिस्टर श्याम से मिलती है और फिर सीधे सारिका के घर पहुंचती है। नेहा सारिका के सामने खुलासा करती है, इनाया कोठारी का मर्डर बजराल ने नहीं बल्कि तुमने किया है सारिका। ये सुनकर सारिका का अपाहिज पति लक्ष्मण सच सामने लाता है। वो बताता है कि सालों पहले ट्विस्टर बार में एक भयंकर आग लगी थी। उस बार का असली मालिक बजराल था,
जग्गी मैनेजर था और प्रमोद असिस्टेंट मैनेजर। उस आग में सारिका के भाई रामनाथ, जिसने शुरुआत में सुसाइड किया था, और खुद लक्ष्मण ने अपनी जान पर खेलकर इनाया कोठारी समेत कई लोगों को बचाया था। इस हादसे में लक्ष्मण ने अपने पैर गंवा दिए थे, लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए बजराल और जग्गी ने सारा इल्जाम रामनाथ पर मढ़ दिया। इनाया कोठारी इकलौती गवाह थी जिसने रामनाथ को बचाने का वादा किया था, लेकिन बजराल से 4 करोड़ रुपए लेकर वो कोर्ट में पलट गई, जिससे बेकसूर रामनाथ को जेल हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। सारिका ने अपने भाई की मौत और परिवार की बर्बादी का बदला लेने के लिए ये पूरा सिस्टम रचा था। उसने इंस्पेक्टर राठी के जरिए जग्गी को ड्रग्स केस में फंसाया, प्रमोद का पर्दाफाश किया और आखिरकार इनाया कोठारी को उसी के फ्लैट में जाकर मार दिया, क्योंकि सारिका उसी बिल्डिंग में एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी और उसके पास 10 मिनट का टाइम गैप था। सारिका अपना गुनाह कबूल कर लेती है, जिसे नेहा चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है। अब नेहा के सामने धर्म संकट था। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ एक मजबूर बहन का इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में नेहा अपने भाई आलोक की मदद से बजराल के वो बैंक स्टेटमेंट्स जज के सामने पेश कर देती है, जिससे बजराल और इनाया के पैसों का लेन देन साबित हो जाता है। जज विक्रम बजराल को इनाया की हत्या और साजिश के जुर्म में 20 साल की जेल की सजा सुना देते हैं। मजेदार बात यह थी कि बजराल के स्टेटमेंट्स खुद रवि राजवंश ने अपने बेटे आलोक के जरिए नेहा तक भिजवाए थे। वो जानते थे कि बजराल पापी है और अगर उन्हें अपनी जिंदगी का पहला केस हारना भी पड़े तो वो अपनी बेटी के हाथों हारना पसंद करेंगे। नेहा सारिका को जेल भेजने के बजाय बचा लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो आंखें नेहा को अपने पिता के गुनाहों के कारण झुकानी पड़ी, वो सारिका की बेटी कुसुम को अपनी माँ की वजह से झुकानी पड़ी। अंत में नेहा अपने पिता की लीगल फर्म ज्वाइन कर लेती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।